रिटायरमेंट दिल छू लेने वाली कहानी। रात के 12 बज चुके थे। उमेश जी की नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। उनकी आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सुबह उठते ही बाहर सोफे पर बैठ गए। तो पापा, आपको कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज आखिरी दिन है। कल से आप पिंजरे से आजाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। रौनक नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था, कहाँ बेटा, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। उमेश जी मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई कि रिटायर्ड शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, एक दो दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर रौनक हंस दिया। बेटा, मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ जगहों पर इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर काम के बाद क्या ये आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? ये समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने का है, रौनक ने बड़े लाड़ से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। उमेश जी का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आजकल घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में है नहीं नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल के अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते हैं। बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आइए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर प्लीज़ फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िएगा, रौनक ने विनती की। उमेश जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही बहू आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चलें क्या? देर हो रही है। हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। रौनक उठ खड़ा हुआ। माँ जी, मैंने चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर लूंगी। आज दीक्षा को हल्का बुखार था, परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। मदन जल्दी ले आएगा, आप जरा संभाल लीजिएगा, बहू जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी, विमला जी ने बहू नेहा को आश्वासन दिया। चिंता करने की जरूरत भी कहाँ है, यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है दिन भर हुक्म बजाने को, उमेश जी कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं होता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है, कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। नेहा तो नाम की माँ है, उसके भी तो फर्ज बनते हैं अपने बच्चों के लिए। इन सब कामों के लिए ये लोग आया भी तो रख सकते हैं। अरे तो कौन सा घर पर बैठी है बहू, और मैंने अपने बच्चे भी तो बड़े किए हैं। तो मैंने भी अपने 2 बेटियां और बेटों की परवरिश खुद ही की थी। तो क्या मैं भी आपकी नज़रों में केवल एक नौकरानी थी जो घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी? भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर का फालतू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ना जाने क्या हो गया है आपको। अच्छा हुआ बेटा बहू घर पर नहीं है।
आपकी बातें वह सुनते तो ना जाने क्या सोचते। विमला जी सर पकड़ते हुए बोली, मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। उमेश जी शान से बोले, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप रौनक को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, ये क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती, लेकिन अपना रौनक तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। अपनी बहनों के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके बस की बात ना थी। विमला जी धारा प्रभा बोले जा रही थी, तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? रौनक ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। उमेश जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट? ये कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा रौनक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रूप दिखाएं तो मैं यह सह नहीं सा पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में ये कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। विमला जी का स्वर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ, आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। उमेश जी तैयार होकर दफ्तर चले गए। विमला जी को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति उमेश जी का हाल देखकर विमला जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे उमेश जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसर ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही पोते और पोतियों ने उनके गले में फूल माला डाल दी थी और प्रशंसा से झूलते हुए देर तक विमला जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे। दादाजी का अच्छा मूड देखकर पोते और पोतियां दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज़ दादाजी। उमेश जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। विमला एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा, कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। विमला जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे कल किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वह घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन उमेश जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो विमला जी स्वयं को रोक नहीं सकी। सुबह सुबह ऐसा क्या काम है जो आप? टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था, अब तो काम शायद ही बने। उमेश जी
झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही आराम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। उमेश जी अपनी ही धुन में थे। कहकर उमेश जी घर से निकल गए। विमला जी ठगी सी उनको देखती रह गई। माँ, पापा कहाँ गए? नाश्ते की मेज पर रौनक पूछ बैठा था। वह रोज की तरह ही घर से निकल गए। कह रहे थे कि किसी आवश्यक काम से जाना है। विमला जी ने बताया, माँ, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है। अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल चले। क्या कहूँ बेटे, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने उनके मन में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनका कोई नहीं पूछने वाला। बाद में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है माँ। घर में आराम से रहें, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएं। घर के कामों के लिए नौकर चाकर है ना। न जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि अब वह घर में रहकर नौकर हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत कहा सुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस ना करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन में बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर लेंगे। विमला जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, रिटायरमेंट के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। रौनक ने माँ को समझाया। उमेश जी दोपहर को घर आए तो देखा रौनक आज जल्दी घर आ चुका था और खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है? मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही? वे थके होने पर भी मुस्कुराए थे। हो तो रही है, हम सबको आपसे बड़ी शिकायत है, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आपका विदाई समारोह था। आप सपरिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो रौनक? इन्हें सपरिवार बुलाया गया था? विमला जी चौंकी थीं। पूछ लो माँ, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो उनके सहकर्मी राजेश ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है? विमला जी नाराज हो उठी थी। बात ये नहीं है, मुझे लगा रौनक और नेहा इतनी नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के रिटायरमेंट समारोह में क्यों आएंगे? और विमला, तुम तो सदा पूजा पाठ और बच्चों के साथ व्यस्त रहती हो, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सपरिवार जाने की परंपरा है। उमेश जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या ये है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। रौनक का जवाब सुनकर कुछ क्षणों के लिए उमेश जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, ये उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? उमेश जी की दोनों बेटियां साक्षी और भारती खड़ी हुई थीं। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना, रौनक ने हंसकर कहा। तो उमेश जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आए? उन्होंने साक्षी और भारती से अचरज से पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं।
वह भी मेरे आमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपरा बदली भी जा सकती है। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। साक्षी, भारती पापा के हाथों से ये फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे। रौनक ने उमेश जी की फाइल की ओर इशारा किया। साक्षी ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां और पापा के बायोडाटा है। ये क्या है पापा? आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? साक्षी और भारती आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी नेहा ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ ये फाइल मुझे तो, मैं इसे ताले में रखूंगा। रौनक उठाते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, विमला जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी, उमेश जी ने उल्लाहना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, ना तुम ना तुम्हारे बच्चे। पर मेरी आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? विमला जी नाटकीय अंदाज में बोली। उमेश जी सोचते रह गए थे कि विमला शायद ठीक ही कहती है। परिवार की धुरी है, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। यह तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो रहे थे कि दूसरा कोई नजर ही नहीं आता था। ना जाने मन में कैसी कुठाएं पाल ली थी उन्होंने। आजकल के परिवेश में अपने लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन आत्म केंद्रित होकर नहीं। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।